अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़िंदा ज़बानों का अदब और इसके मुसन्निफ़ हैं नासिर बगदादी साहब। नासिर बगदादी साहब की किताब पर मैं पहले भी वीलॉग बना चुकी हूँ और उनका तारुफ भी दे चुकी हूँ, और उर्दू अदब के तालिब इल्म तो उनसे वाकिफ़ ही हैं, उनके काम से और उनके नाम से। और ये किताब भी जो अभी हाल ही में जिसकी अशात हुई है, उर्दू अदब के तालिब इल्मों के लिए एक बेशबहा तोहफ़ा है। किताब में 8 अदद शानदार अफ़साने शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से तर्जुमा किए गए हैं, और 2 अदद टैगोर के, रबींद्रनाथ टैगोर साहब के अफ़साने भी इसमें शामिल हैं, उनके तराजुम। और इसके अलावा 8 मुख्तलिफ़ नावल्स हैं जिनका तलख़ीस और तर्जुमा किताब में शामिल है, जो तालिब इल्मों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। D.S. लॉरेंस, काफ़का और ऑस्कर वाइल्ड। इस खूबसूरत किताब से एक अफ़साना आप लोगों को सुनाने के लिए मुंतखब किया है, खूबसूरत और मुख्तसर, जो ओ हेनरी साहब का अफ़साना है। ओ हेनरी, ओलिवर हेनरी अमेरिकन फ़िक्शन राइटर हैं। 600 से ज़ायद उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, शायर भी थे और एक नुमाया मकाम रखते हैं अमेरिकन फ़िक्शन राइटर में ओ हेनरी साहब। ओ हेनरी साहब की इस कहानी का अंग्रेज़ी नाम है द स्ट्रेंज स्टोरी, और इसका तर्जुमा भी एक अजीब कहानी के उन्वान से किया गया है। एक अजीब, आइए कहानी सुनते हैं। अमेरिकी शहर ऑस्टन के शुमाल में स्मूदर्स ख़ानदान की मुस्तकिल क़यामगाह थी। उनकी ईमानदारी और शाइस्तगी का जवाब नहीं था, और यही वजह थी कि हर शख्स उनके एहतराम में पेश रहता था। ये कोई बड़ी फैमिली नहीं थी और सबको उंगलियों पर गिना जा सकता था। जॉन स्मूदर्स अपनी बीवी और 5 साल बेटी के साथ यहाँ रहता था। ज़िंदगी इस छोटी सी फैमिली पर काफ़ी मेहरबान थी और उनके शब व रोज़ इत्मीनान और बेफिक्री से गुज़र रहे थे। एक रात खाने के कुछ देर बाद उसकी गुड़िया जैसी बेटी अचानक पेट के शदीद दर्द से बेहाल नज़र आने लगी। शायद ये कोलिंज का ज़बरदस्त हमला था जिसने मासूम बच्ची को इस कदर नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला कर दिया था। बाप से बेटी की हालत देखी नहीं गई और वो दवा लेने शहर की तरफ दौड़ गया। माँ बेटी के पास बैठी उसे ढारस बंधाती रही और अपने शौहर के इंतज़ार में एक एक लम्हा गिनती भी रही। कुछ देर बाद बेटी की तकलीफ़ में तो अफाका नज़र आने लगा, मगर शौहर का कोई पता न था। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि शौहर गुमशुदगान की फहरिस्त ही में शामिल रहे, क्योंकि वो कभी लौट कर नहीं आया और बेटी बिना इलाज और मालिज के बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। ज़िंदगी तो बहते हुए दरिया की मानद है जो हमेशा बहता ही चला जाता है। शुरू में बीवी अपने शौहर की नागहां जुदाई में ज़ारो कतार रोती रही, मगर जैसा कि कहा गया और हकीकत भी है कि कोई किसी के लिए नहीं मरता और आखिरकार सब्र आ ही जाता है। ऐसा कुछ उस औरत के साथ भी हुआ। वो ज़िंदगी गुजारने के अमल की बाबत संजीदा हो गई, क्योंकि अब उसके शौहर जान की वापसी की तवक्को सरासर बेसूद थी। इसलिए उसके लिए दूसरी शादी ही उसके तमाम मसाइब का तीर बहदफ इलाज थी। शादी के बाद वो अपने दूसरे शौहर और बेटी के हमरा सान एंटोनियो मुंतकिल हो गई। वक्त दिन रात का मुसलसल सफ़र करता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब उसकी 5 साल कमसिन बेटी हंसी खुशी बचपन गुजार कर जवानी के एक ऐसे पैकर में तब्दील हो चुकी थी जिसको देखने वाला बार बार देखने की ख्वाहिश रखता था। उसकी मुस्कुराहट में वो मकनातीसी कशिश थी जो मुकाबिल की सांसों और दिल की धड़कनों को बआसानी बेकाबू कर सकती थी। अब उसकी भी शादी हो चुकी थी और वो शौहर के साथ उस घर में मुंतकिल हो गई थी जहाँ से उसका बाप उसके लिए दवा लेने गया था और कभी लौट कर नहीं आया था। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनकी 5 साल बेटी पैंसी उनका सरमाया हयात थी। जब वो बचपन की मासूम शरारतों का खेल रचाती तो माँ बाप का दिल खुशी के एहसासात से सरशार होकर झूमने लगता। वो उनकी आंखों का नूर थी और दिल का चैन। कहा जाता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बरसों पहले जॉन स्मूदर्स दवा लेने शहर गया था और कभी लौटकर वापस नहीं आया था। इस मर्तबा भी जो वाक़या पर्दा गैब से नमूदार हुआ उसको पिछली वारदात की हूबहू नकल ही कहा जा सकता है। एक रात अचानक हंसती खेलती 5 साल मासूम पैंसी की तबीयत बिगड़ गई। मर्ज़ की सारी अलामात इत्तफ़ाक़न वही थी जिसकी वजह से उसकी माँ बरसों कबल माही बेआब की तरह तड़पती रही थी। इस वक्त वो भी 5 साल गुड़िया जैसी लड़की थी और अब पैंसी भी शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी। कुछ घरेलू दवाएं थीं जो उस पर आजमाई भी गईं, मगर उसे किसी करवट चैन ही नहीं आ रहा था। माँ बाप हैरान और परेशान सोच रहे थे कि चारा साजी के सिलसिले में उन्हें क्या करना चाहिए। मैं शहर जाकर पैंसी के लिए कुछ दवा लेकर आता हूँ,
باپ سے معصوم بیٹی کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ اپنے شوہر جان اسمتھ کی بات سن کر اس کی بیوی کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ نہیں نہیں ڈیئر جان، وہ تقریباً چیخ پڑی، تم گھر سے باہر نہیں نکلنا ورنہ تم بھی غائب ہو جاؤ گے اور کبھی واپس نہیں لوٹو گے۔ بیوی کی بات سن کر جان اسمتھ نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دونوں اپنی بیٹی پانسی کے قریب بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب پانسی کی حالت مزید بگڑنے لگی تو جان اسمتھ دوبارہ دوا لانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا، مگر شاید اس کی بیوی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت اس کو باہر نہیں جانے دے گی۔ دفتر دروازہ کھلا اور ایک ضعیف العمر شخص اپنی خمیدہ گردن اور دراز بے ترتیب سفید بالوں کو سنبھالتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھو، یہ نانا صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے پینسی نے خوشی سے بھرپور ایک نعرہ بلند کیا۔ اس نے ماں باپ سے پہلے اس نووارث شخص کو پہچان لیا تھا۔ اس نحیف و نزار عمر رسیدہ شخص نے فوری دوا کی خوراک پانسی کو پلائی، جس کے کچھ دیر بعد وہ افاقہ محسوس کرنے لگی۔ مجھے واپس لوٹنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے، جان اسمودرز نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرام گاڑی کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑا تھا۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔